कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता है वो करवाने जा रहा हूं। और आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा और ख़ास करके उन लोगों के लिए भी है जो STET में जो 10+2 के लिए PGT के रूप में कंप्यूटर टीचर बनने वाले हैं। तो वहाँ भी निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद कीजिए कि आपके 50 प्रश्न तक PGT में कंप्यूटर साइंस के पूछे जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो भी लोग हैं जो प्राइमरी के लिए या मिडिल स्कूल के लिए हैं तो उनके लिए यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे निश्चित रूप से जाएंगे। चूँकि आपने DLED में भी देखा होगा कि यहाँ से एक जो आपका सब्जेक्ट होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स या कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सूचना प्रौद्योगिकी। चूँकि अभी का जो शिक्षा का जो माहौल है उसमें IT का बहुत बड़ा योगदान है और अभी IT के ही मदद से हम लोग आप लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना आसान हो गया है कि घर बैठे कोई भी टीचर आपको पढ़ा देता है और आप पढ़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा जगत में हुआ है। और ख़ास करके आप देखेंगे जब कोरोना आया, कोरोना के बाद जो है बहुत ज़्यादा इसमें एक क्रांति आई है। तो ख़ास करके आपके कंप्यूटर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान है। लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर के कोरोना के टाइम पे भी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। और आने वाले समय में भी अगर कोई सिचुएशन आता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर पढ़ाई बाधित नहीं होगी, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब सारा संभव हुआ कंप्यूटर से ही। ठीक है, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज सभी छात्रों को, अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने नई शिक्षा नीति में आप देखेंगे कि क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की है। और वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा जो क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा, उसमें बच्चों को कोडिंग, डिकोडिंग, जो भी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा। खास करके कोडिंग, बेसिक फंडामेंटल जो भी है कंप्यूटर का, हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, ये सब पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आगे चल कर के जो छात्र होंगे वो कंप्यूटर में जॉब हासिल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधुनिक शिक्षा का स्वरूप नित्य रूप से क्या होता है, तकनीकी और व्यवहारिक होता जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शिक्षा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग से अवगत कराती है, रोजगार के असीमित अवसर भी प्रदान करती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो रहा है। खास करके आप बैंकिंग में देखेंगे, व्यवसाय में देखेंगे, इंजीनियरिंग में, संचार में, सभी जगह आपके यानी कंप्यूटर का जो यूज हो रहा है वो आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो बना है, जो शब्द है अंग्रेजी कंप्यूट से बना है। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में अगर पूछे क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है, गणना करने वाली मशीन। शुरुआती में तो ये संगणक ही था, लेकिन आगे चल करके अभी कंप्यूटर का यूज व्यापक हो गया है। जब शुरुआत में चार्ल्स बेबेज ने जब मशीन बनाया था कंप्यूटर, और कंप्यूटर के पिता भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो उन्होंने जब बनाया था तो ये आपका क्या था, जोड़ ही करता था। दशमलव के 20 अंक तक, दशमलव के 20 अंकों का जोड़ यह कर लेता था। वह मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। ठीक है, इंजन। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में ही इसका आविष्कार हो चुका था, यानी 1822 के आसपास जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन बना दिया था, जो कि दशमलव के 20 अंकों तक का गणना कर सकता था। आगे चल करके उसी का रूप आया एनालिटिकल इंजन बनाया गया, और उसको 1833 में इन्हीं के शिष्य जो थे, जो भी चेले चटिया कहिए, उन्होंने बनाया था। तो आगे चल करके यही जो संगणक है, गणना करने वाली मशीन ही आगे चल करके आप देखेंगे कि 20वीं सदी के प्रारंभ में आपका कंप्यूटर का रूप लेता है। खास करके कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति जो आती है वो 1970 के बाद ही आता है, लेकिन इसकी शुरुआत आप देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज के ही द्वारा कर दी गई थी, और वह ब्रिटिश गणितज्ञ भी थे और वैज्ञानिक भी थे। तो उन्होंने ही कंप्यूटर का निजात किया था, इसीलिए कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर का अर्थ ही हुआ गणना करने वाली मशीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, यह मानव द्वारा दिए गए निर्देशों। कंप्यूटर क्या होता है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो आपको डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है, उसका क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर आपको क्या करता है, एक निश्चित आउटपुट जो आपको जरूरत होता है वो आपको दे देता है। तो कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे डाटा और इनपुट को और निर्देश को लेता है और वह प्रोसेस करता है और जो आपको आउटपुट चाहिए उस आउटपुट को आपको देता है। मेन काम यही होता है। ठीक है, आगे हम उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां पर है, उसके आधार पर बिना किसी सहायता निर्देशित कार्यों को क्रियान्वित करती है। और कंप्यूटर क्या होता है, बिना, एक बार आप निर्देश दे दीजिए उसी पे काम करते रहेगा। सूचना चाहे वह गणितीय हो या तार्किक, उसका विश्लेषण करती है। जैसे आप ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, या लगातार एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते रहना है, तो यहाँ पे आपको एक मेन पावर भी बचता है और कंप्यूटर के माध्यम से कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। सभी कार्य समान रूप से होते हैं, फास्ट होता है, समय का बचत होता है। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का मेन रूप से 3 भाग होता है। कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहला इनपुट डिवाइस। देखिए जैसे ये कंप्यूटर है, तो ये आप जो स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी जो मैं बना रहा हूँ, ये मॉनिटर होता है। ये क्या होता है, मॉनिटर होता है। और ये जो बगल में रहता है इसी को बोलते हैं सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर। यही होता है आपका कंप्यूटर। ये आपका मॉनिटर होता है, कई लोग इसी को कंप्यूटर समझ लेते हैं। ये क्या होता है, मॉनिटर। और सारे कंप्यूटर से ही जुड़े होते हैं, ये बस डिस्प्ले हुआ, ये दिखता है। फिर यहाँ से आपका एक माउस होता है। ठीक है, फिर आप प्रिंटर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, तो कई बार पूछेगा इनमें से कितने प्रकार के डिवाइस लगते हैं। तो एक हो गया आपका इनपुट डिवाइस, एक हो गया आउटपुट डिवाइस, और दूसरा क्या हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर सीपीयू को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, सीपीयू। ठीक है, यही आपका जो बीच वाला इधर जो खड़ा खंभे की तरह पिलर टाइप का है, ये आपका कंप्यूटर होता है। इसी को हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इसी के अंदर सीपीयू होता है, प्रोसेसर यूनिट। इसी के अंतर्गत आपका एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है, तीसरा मेमोरी यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है कि जितना भी संगणक करना है, गणना करना है, एक्सप्रेशन देना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन सही है, गलत है, ग्रेटर लेस देन, इसका यूज करके ये आपको निर्णय देता है। ठीक है, मेन रूप से कंप्यूटर कंपैरिजन ही करता है। कंप्यूटर जो भाषा का प्रयोग करता है उसको बाइनरी बोलते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे फिर। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग मेन रूप से होते हैं। एक आपका एएलयू जो कि आपको कंपैरिजन करके निर्णय देता है, कंट्रोल यूनिट कि सारे डाटा को जो भी आप इनपुट देते हैं उसको मेमोरी यूनिट से लेकर के एलयू को देता है, फिर क्या करता है एलयू से लेकर के मेमोरी यूनिट को देता है और आपको वह डाटा शो कराता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम है पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, यानी मेमोरी यूनिट से आप जब भी कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो वो सारा डाटा मेमोरी यूनिट में जाता है, रैम में जाए, रोम में जाए, और फिर वो वहाँ से फिर वह डाटा कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से एलयू के पास, और एलयू उसको प्रोसेस करता है, फिर वह दे देता है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट जो है फिर उसको एमयू के पास देता है और फिर एमयू आपको शो कराता है डिस्प्ले पर। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर मेन रूप से काम करता है। तो कई बार यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा इनपुट है कौन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर में मेन रूप से इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यही होता है मेन रूप से। जैसे मान के चलिए ये अगर कंप्यूटर है, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बना दूं कंप्यूटर का, तो ये आपका सिस्टम यूनिट होगा। ये क्या हो गया, एसयू, सिस्टम यूनिट। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक आपका एएलयू जिसको मेन रूप से सीपीयू हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, उसमें 3 पार्ट एएलयू, अर्थमेटिक, कई बार फुल फॉर्म में पूछ देगा आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या बोलते हैं एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, दूसरा होता है आपका सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जो कि पूरा कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट जो कि स्टोरेज का काम करता है, मेमोरी। कोई भी जैसे आपका ब्रेन काम करता है तो आपके पास जब तक यादाश्त रहता है तभी तक आप काम करते हैं अच्छे से, तो वही हुआ कंप्यूटर का भी। इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, किसको, सीपीयू का। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कंप्यूटर मेन रूप से सिस्टम यूनिट। और ये आपका जो डिस्प्ले टीवी के तरह दिखता है वो आपका क्या होता है, मॉनिटर, जिस पे केवल आप देखते हैं,
कि क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है। जो भी आप डाटा डालते हैं वो दिखता है, और इसके साथ सिस्टम के साथ आपका माउस लगा होता है जो पूरा कंट्रोल करता है। उसके बाद इसी के साथ आपका कीबोर्ड लगा होता है, कीवर्ड, ठीक है, कीबोर्ड इसको बोलते हैं, ठीक। और फिर आपका स्पीकर हो गया, माइक हो गए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कंप्यूटर का 3 पार्ट हो गया, इनपुट डिवाइस, इनपुट प्रोसेसर, क्या हो गया, प्रोसेसर, ठीक है, और तीसरा हो गया आउटपुट, ठीक। तो देखिए जो इनपुट जो डाटा दिया, तो आप माउस से डाटा देते हैं, फिर आप कीबोर्ड से देते हैं, तो ये सब क्या हो गए, कीबोर्ड माउस हो गए आपके इनपुट। जैसे आप माइक हो गया, माइक से अभी हम बोल रहे हैं तो ये इनपुट दे रहे हैं, किसमें, तो सिस्टम यूनिट में। जैसे स्पीकर हो गया, जब स्पीकर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, आपको स्पीकर क्या करेगा, आपको डाटा देगा, स्पीकर क्या करेगा, आपको सिस्टम से देगा, तो ये आउटपुट हो गया। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर आउटपुट हो गया, चूंकि वह प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट निकालेगा। लेकिन कई बार स्कैनर पूछ देगा, स्कैनर कौन सा है, तो वो इनपुट डिवाइस है। स्कैन करना, डाटा को आप कंप्यूटर को देते हैं तो स्कैन करना क्या हो गया, इनपुट। लेकिन प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट। कई बार आप सोचेंगे कि दोनों रहता है, प्रिंटर में स्कैनर भी लगा होता है। अगर प्रिंटर पूछे तो आप आउटपुट ही बोलेंगे, स्कैनर उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन स्कैनर एक अलग डिवाइस भी होता है, ठीक है। कई बार जॉयस्टिक देखेंगे तो जॉयस्टिक भी इनपुट ही डिवाइस है। जॉयस्टिक का प्रयोग लोग गेम खेलने में करते हैं खास करके, तो जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस, एक प्रकार से माउस ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जो डाटा डालेगा कंप्यूटर में वो इनपुट हो गया, जो डाटा को निकालेगा वहाँ से कंप्यूटर से, जो आपका सिस्टम यूनिट से डाटा बाहर निकलेगा, वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो समझ गए होंगे इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुंजी पटल, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन पैनल आप देख ही रहे हैं, स्कैनर, ये सारे जो है डिवाइस हैं जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं। अब देखिए, यद्यपि कि अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करने में कंप्यूटर सक्षम है, परंतु आधुनिक समय में इसका कार्य मात्र परिकलन तक ही सीमित नहीं रह करके अति विशेषीकृत है, सर्वव्यापी हो गया है। पहले कंप्यूटर अंकिक तथ्यों का ही संकलन कार्यवाही करता था, किंतु अभी क्या है कि यह 1 सेकंड में भी कम समय में सैकड़ों कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के कार्यक्षेत्र। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचनाओं को चुंबकीय टेप में, अब तो चुंबकीय टेप का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आप हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, विश्लेषण करता है, आकलनों को प्रस्तुत करता है, जिस प्रकार की जिसे मानव द्वारा निर्देशित किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर क्रिया विधि मानव मस्तिष्क की तरह ही है, जिसमें केंद्रीय अंग के रूप में आपका निर्देशों का पालन सहयोगी चुंबकीय टेप जो कि मेमोरी यूनिट है से संचालित होता है। इन सूचनाओं के विश्लेषण के तरीकों पर निश्चित कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अंत में प्रोग्राम के अनुकूल कंप्यूटर सूचनाओं का विश्लेषण करके विश्लेषण का एक निश्चित परिणाम को स्मृति पर देता है, यानी मेमोरी पर देता है, और फिर मेमोरी से आपको मिलता है। तो आपको हमने बता ही दिया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जब डाटा डालते हैं मेमोरी यूनिट जाता है, मेमोरी यूनिट किसको देता है, सिस्टम यूनिट को। सिस्टम यूनिट के ही पार्ट होते हैं मेमोरी यूनिट भी। फिर आपका वो जाता है ALU के पास, वो प्रोसेस करता है और कंट्रोल यूनिट इसको करवाता है, और फिर वो मेमोरी को देता है, फिर वो आपको शो कराता है। तो इस प्रकार से आपने कंप्यूटर के बेसिक को समझा, ठीक है। अब आते हैं कि कंप्यूटर का जो जनरेशन हुआ है, कई बार कंप्यूटर के जनरेशन से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, और ये सब प्रश्न में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जिससे कि आप प्रश्न जब भी पूछे उस तरह के तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि कंप्यूटर का पिता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। उसने क्या बनाए थे, तो उन्होंने बनाया था आपका डिफरेंस इंजन 1822 ईस्वी में। फिर उन्हीं के शिष्य थे, आगे चल करके 1833 में एनालिटिकल इंजन बना। लेकिन अभी जो आधुनिक कंप्यूटर है वो लगभग आज से 50 वर्ष पहले, यानी लगभग 1970 के अराउंड जो है एक क्रांति आई कंप्यूटर के क्षेत्र में, और वहाँ से जो आधुनिक कंप्यूटर बनना शुरू हुआ जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के भी कई जनरेशन हैं, अभी जैसे 5वां जनरेशन है, तो कई जनरेशन होते हैं। तो जैसे पहला जनरेशन 50 से 60, 1950 से 60 चला। फिर दूसरा जनरेशन 60 से 65 चलता है, 61 से 65 कह लीजिए। फिर तीसरा जनरेशन जो है 65 से 70 चलेगा। फिर चौथा जनरेशन जो है
70 से लेकर 90 तक चलता है और फिर 1990 के बाद जो है आपका 5वां जनरेशन अभी कंप्यूटर का चल रहा है। तो उसमें भी कई प्रोसेसिंग यूनिट होते थे, तो धीरे धीरे कंप्यूटर में बदलाव आए हैं। ठीक है, कंप्यूटर में क्या हुआ है कि धीरे धीरे देखने को बदलाव मिला है। यहाँ जो कंप्यूटर के पीढ़ी आप देख पा रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी में तो 1951 से आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। तो सबसे प्रथम पीढ़ी के रूप में 1951 से 58 चला और उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, निर्वात पंप जिसको बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर मतलब 1000 टन का हुआ करता, बहुत बड़े बड़े, एक एक कमरा के इतना बड़ा बड़ा जो है कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, तो उतना यहाँ पे अभी कह सकते हैं इफिशिएंसी नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जो है द्वितीय पीढ़ी जब कंप्यूटर आई 1959 के बाद, और यह चला 1959 से 64 जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। फिर तृतीय पीढ़ी आया आपका 1965 से 71। कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कब से कब तक आपका प्रथम पीढ़ी था, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। तो आईसी या पूछेगा अभी वर्तमान की पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है, तो अभी आपका 5वीं पीढ़ी है। तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और यह सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, सिलिकॉन से बना होता है सेमीकंडक्टर, और भारत का सिलिकॉन वैली जो है आपका बेंगलोर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आईसी चिप बनाए जाते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं जनरल कंपटीशन में। उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो 1971 से 95 में आया। तो माइक्रो स्केल आधारित था, ये बहुत छोटा था आईसी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बहुत ही सूक्ष्म बनाए गए। ठीक है, और अभी आपका जो आईसी होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जो कि अभी i7, i9 ये सब आप सुनते हैं। तो ये अभी 5वीं पीढ़ी के ही आगे जनरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 पीढ़ी कंप्यूटर का बीता है। तो अभी जाकर के अभी आधुनिक पीढ़ी चल रही है। अब धीरे धीरे हम लोग IoT पे आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आ गए हैं। तो तरह तरह के यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर का निर्माण हो चुका है। तो कई बार आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर भी पूछ दिया जाता है, तो वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर को 2 आधार पे आप बांट सकते हैं। एक तो आप साइज के आधार पे भी बांट सकते हैं, दूसरा कार्य के आधार पे। साइज के आधार पर जैसे आपका हो गया मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, जैसे मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। फिर आपका हो गया दूसरा साइज के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आपका हो गया सुपर, उसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है, निजी कंप्यूटर नहीं होते ये लोग। ये सब जो कंप्यूटर है वो देश के पास या राज्य के पास इक्का दुक्का रहता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं घर में या लैपटॉप यूज करते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे छोटा आपका माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। जो कि हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। मिनी कंप्यूटर उससे थोड़ा बड़ा होता है और ख़ास करके इसका प्रयोग अनुसंधान के लिए बड़े बड़े ऑफिस में डाटा को जहाँ पे ज़्यादा डाटा का प्रोसेसिंग करना है वहाँ मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन रूप से आप देखेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे सिस्टम को जोड़ करके एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ा जाता है। जैसे आप बुकिंग काउंटर को आप देख सकते हैं रेलवे का, या फिर बैंकिंग सिस्टम, जो सारे डाटा को, या कोई यूनिवर्सिटी है बड़ा सा तो उसमें सारे कंप्यूटर एक ही मेन सिस्टम से जुड़े रहते हैं, जिससे कि डाटा का आदान प्रदान बिना नेट के माध्यम से भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी तो जैसे डाटा का हम लोग ट्रांसफ़र एक दूसरे के पास जो है नेट के माध्यम से ही कर लेते हैं, लेकिन जब विदाउट नेट के प्रयोग के ही आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या कहीं सेंट्रल डाटा रखा गया वहाँ से सभी कंप्यूटर को मिल जाए सारा डाटा, जितने भी यूनिट हैं सबको, तो वही मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। खास करके इसका उपयोग बैंकिंग सिस्टम में, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, या यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहले किया जाता था। और आपका सबसे लास्ट है सुपर कंप्यूटर, और इसकी गति बहुत फास्ट होती है और इसमें प्रोसेसर को क्या करता है, समांतर श्रेणी में बहुत सारे प्रोसेसर को
जोड़ दिया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसर को जोड़ करके समानांतर श्रेणी में जोड़ करके एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसका जो फास्ट स्पीड होता है वो फ्लॉपी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? फ्लॉप्स में। ठीक है, तो यानी जो कंप्यूटर का गति फ्लॉप में हो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे इंडिया के पास भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं और अभी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्ट जो चलने वाला है, वो आपका देखिए 3 ही देश इसमें आगे रहता है, या तो चीन, या तो आपका अमेरिका, या आपका जापान। ठीक है, और भारत भी है चौथे 5वें नंबर पे, भारत का भी रहता है। ठीक है।